तो गुड इवनिंग। जरा देखने की कोशिश करते हैं बेटा, आपके नोट्स कहाँ हैं? आई गिवन यू इन द लास्ट क्लास। कहाँ है? एक फोल्डर बना लें, आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे। पीछे से एक फोल्डर बनाएंगे, नोट्स लेके रखेंगे उसके अंदर। ठीक है, चलिए जरा जल्दी से अपने नोट्स को स्कैन करते हैं। आप पड़ोसी के साथ देख लीजिए। देखो भाई, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जो लोग नए आए थे उनके साथ मैंने नहीं लेके चला था मैं, लेकिन जो पुराने हैं उनको मालूम है। बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोगों ने ले लिया था, एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। अकाउंट समरी होती है, ऑल द इवेंट ट्रांजेक्शंस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल ऑनर कंट्रीब्यूशन जो था वो था। ड्राइंग्स हो चुका है। लायबिलिटीज की सारी वैल्यूज हम कर चुके थे। एसेट्स हम देख चुके थे। थोड़ा और आगे चलते हैं। आई एम ऑन पेज नंबर 2 नाउ। रिसिप्ट्स हम बोल चुके थे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, इन सब का डिस्कशन किया। एक्सपेंडिचर के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। वन ऑफ यू कैन कम हियर एंड वन अदर पर्सन कैन कम हियर। और अगर कोई लेफ्ट हैंड वाला हो तो वो उस कुर्सी पे बैठ सकता है कोई लेफ्ट हैंड वाला? लेफ्टी? नहीं, उस पे बैठ सकते हो, वो कुर्सी उसी के लिए, लेफ्ट बच। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, बोलो। सर एक बार आप डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर से समझा देंगे प्लीज। हाँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल में हमने बताया था कि आपने एक व्यक्ति है, अ, एक किसी की क्वेरी आई थी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। जनरली जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डे टू डे का खर्चा है। भाई हर कंपनी को हर महीने हर साल एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। लेकिन आपने किसी फिल्म स्टार को, मैंने पिछली क्लास में शायद खरगोश कपूर का नाम लिया था, आपने उसको हायर कर लिया कि भाई 4 साल तक आप हमारे लिए क्या करेंगे, ब्रांड एंडोर्समेंट करेंगे। और 4 साल तक करेंगे ना, तो पहले साल आपने उसे 4 करोड़ रुपए दे दिया, लेकिन उस 4 करोड़ का बेनिफिट तो आपको सब्सिक्वेंट 4 ईयर तक मिलेगा ना। तो उस 4 करोड़ को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे तो खरगोश कपूर के गले में पट्टा बांध के आपके घर में लटका दोगे उसको कि तो हमारा हो गया, और रोज पुचकारोगे सुबह सुबह से, हेलो लो लो लो, कैसा है तू, ऐसा करके। इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब आपने खरीद लिया किसी को। जैसे कई बार क्या होता है ना, कि कुछ लोग कहते हैं, अबे तूने 10,000 देके खरीद लिया मुझे क्या? नहीं। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंस से पहले की बात होती, 1890 80-20 की होती, तो शायद तुम्हें खरीद भी लेते कोई, क्योंकि इंसान खरीदे बेचे जाते थे। ठीक है। एक मूवी थी नेटफ्लिक्स पे, 7 ईयर एज अ स्लेव, या कुछ 10 ईयर एज अ स्लेव, देखिए किसी ने? देखना, आपको समझ में आएगा कि ये जो एट्रोसिटीज होती थी गुलाम लोगों के प्रति, कितनी खतरनाक होती थी और कितनी इनह्यूमैनिक कंडीशंस में वो लोग रहते थे। तो शाहिद खरगोश कपूर को आप गुलाम नहीं बना रहे हैं, आपने उसको क्या किया? अच्छा, जब जब मैं खरगोश बोल रहा हूँ तब तक दुख हो रहा है किसी को, सॉरी। ठीक है। फैन फॉलोइंग ये ऐसी होती है, क्या करें। ठीक है। हमारे स्टाफ में ना, जैसे हम लोगों की तो उम्र हो चली है, तो हमारी जनरेशन के लोग ना शाहरुख खान के फैन होते हैं। तो जब कभी डिस्कशन चलता है, बेकार है, सब कुछ बोलो, बस शाहरुख खान के बारे में मत बोलो सर कुछ। फैन फॉलोइंग ऐसे ही कुछ होता है। चलो, तो अब वो 4 साल तक हमारे लिए काम करेगा। हमने उसे 4 करोड़ दिया था बेटा। हम लेकिन अकाउंटिंग इस साल की कर रहे हैं। क्या पूरे के पूरे 4 करोड़ का बेनिफिट इसी साल मिल गया आपको? नहीं मिला। आपको तो सिर्फ 1 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा ना। तो दैट 1 करोड़ इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो बचे हुए 3 करोड़ है वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गॉट इट इशिता? यस सर। अच्छा, और डिटेल चाहिए अगर आपको, तो देखो हमने ये सारी की सारी चीजें बहुत एक्सप्लेन करके लिखी हुई हैं। द एक्सपेंडिचर मस्ट बी स्प्रेड ओवर द पीरियड इन विच बेनिफिट इज likely to हाँ, likely to lose. सपोज एक्सपेंडिचर कवर 3 ईयर, तो पहले साल में क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, दूसरे साल में क्या हो जाएगा, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सो वी हैव मेंशन एवरीथिंग हियर। ठीक है ओके सर। ना? हाँ, जैसे 4 करोड़ है ना बेटा, तो क्योंकि कैश तो आपका 4 करोड़ चला गया, 1 करोड़ को डाल देंगे आप प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंडिचर बोल के, और 3 करोड़ को एसेट्स में डेफर्ड रेवेन्यू बोल के दिखा देंगे। दूसरे साल में अब एसेट्स में 3 करोड़ थे, उनमें से 1 करोड़ उठ के प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, 2 करोड़ अभी भी पड़ा रहेगा। तीसरे साल में 1 करोड़ प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, और 1 करोड़ फिर भी बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। और चौथे साल में बैलेंस शीट में कुछ नहीं रहेगा, 1 करोड़ कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। एंड योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नाउ नो मोर, योर फिक्टिशियस एसेट्स इज गॉन नाउ।
4 साल के बाद अगर आपका मन करे तो शाहिद को दोबारा से हायर कर लीजिए, वरना उनके कंटेम्प्रेरी रणवीर सिंह किसी को और हायर कर लीजिए, ठीक है, ऐसा करके। एक्सपेंसेस हम पढ़ चुके थे, प्रीपेड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग ये हमने पढ़ लिया था, इनकम प्रॉफिट ये भी देख लिया था। हाँ, प्रॉफिट में अब दो चीजें मैंने छोड़ी थी, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। जरा समझते हैं। अगर आप अपनी सेल्स में से, ध्यान से समझना, अगर आप अपनी सेल्स में से सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, जिनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जो प्रॉफिट निकल कर आता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। कैसे लिखा जाता है वो मैं बताता हूं आपको, ये जब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बेटा समझना, ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पढ़ा, आपने नेट सेल्स भी पढ़ा। नेट सेल्स कैसे निकलती है पता है? नेट सेल्स निकलती है ऐसे, नेट सेल्स इज इक्वल टू, ये जब चैप्टर पढ़ेंगे ना अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके बाद वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। नेट सेल्स होती है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ऐसे करके। नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट की बात है। अब टोटल सेल्स कैसे निकलती है भाई? टोटल सेल्स निकलती है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स को करके, तो ये हमारे पास होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमने जितना भी पैसा कमाया सेल्स से, उसमें से उस सेल्स को अर्न करने के लिए जो कॉस्ट लगी वो माइनस कर दी, तो निकल कर आएगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और एक और चीज होती है, हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस ये दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग क्या, डायरेक्ट, और एक को कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट। ऐसे ही इनकम हमारे पास जो होती है या रेवेन्यू हमारे पास दो तरह का होता है, एक को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट और एक को कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट। तो बेटा जब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट की ना, तो ये लग जाती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस चले गए, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होते हैं। और ये जो इनकम डायरेक्ट बोलिए, ये हमारे पास क्या होती है, ये नेट सेल्स होती है, ये यहां लग गई, तो ये वाला भी यूज हो गया। हाँ, इनडायरेक्ट इनकम गेन होती है, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, है ना, इस तरह का इनकम। अब हमारे पास क्या बचा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बचे, और क्या बचा हमारे पास, इनडायरेक्ट इनकम बची। तो अब हम ग्रॉस प्रॉफिट से एक स्टेप आगे जाएंगे, पीछे डिस्टर्बेंस पे ध्यान न दें। अब हम लिखते हैं क्या, नेट प्रॉफिट। तो भाई नेट प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे हम लोग, हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे कौन से एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्लस क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। तो जो रिजल्टेंट होगा उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। इसको वर्ड्स में आपके नोट्स में लिखा हुआ है, रियलिटी में ऐसे होता है, ये फॉर्मूले की फॉर्म में है, प्रैक्टिकल की फॉर्म में है, ठीक है। तो जिसका क्वेश्चन था नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी। ज्यादा क्लैरिटी हमें मिलेगी जब हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे आगे, कौन सा वाला, अकाउंटिंग इक्वेशन, वहां से आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक शीट दूंगा, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आपके स्कूल का कोई क्वेश्चन उसके रीच से बाहर नहीं होगा, और आप इंडिया की किसी भी किताब को उठा लेना, आप उसके सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। थोड़े मुश्किल होंगे, लेकिन आई बिलीव कि मैं आपको स्कूल से थोड़ा लेवल ऊपर लेके चलूं, वो बोर्ड में हेल्प करता है, वो सीयूईटी में आपका माइंड खुलेगा और आपको हेल्प होगी उसमें। गॉट इट? चलिए देखें जरा, आई थिंक इज इट ओके सुहान पर बाकी लोग? Yes. चलिए, प्रॉफिट गेन लॉसेस हम सीख चुके हैं, परचेज परचेज रिटर्न हो चुका था, सेल्स सेल्स रिटर्न हो चुका था, रेवेन्यू हो चुका था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, गुड्स, स्टॉक इन्वेंट्री में हमने अच्छा खासा डिस्कशन पिछली क्लास में किया था। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं उनके दो कैटेगरी होती हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। आप लोगों ने पहला चैप्टर नहीं करा इसलिए थोड़ा सा दिक्कत लगेगी, लेकिन मैंने कहा था कि वंस वी आर रीच्ड हियर। और एक और चीज है, रुक जाइए मैं बताता हूँ थोड़ा सा, लेट अस सी क्या किया आगे। अच्छा, जो क्लासेस हैं इनकी रिकॉर्डिंग्स भी होती होंगी, आपने क्लास ग्रुप पे देखा होगा, नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं, आज मुझे नंबर बता देना, आई ऐड। डेटर होते हैं वो व्यक्ति जिनको हमने सामान उधार बेचा, पैसा मिल गया बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिला तो बैड डेट हो गए, नहीं मिला तो बैड डेट बन जाते हैं वो लोग। और
अगर वो हमें कुछ लिख के दे दें एक्सेप्टेंस, तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। तो जब हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं उसके अंदर दोनों चीज इंक्लूड होती हैं। इसी तरह से ट्रेड पेबल, दो चीजें इंक्लूड होती हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। बेटा हम पेज नंबर 8 पे हैं, वी आर ऑन पेज नंबर 8। हाँ ठीक है। कॉस्ट हमने बताया, कॉस्ट क्या होती है आपकी, एक्सपेंसेस ऑन परचेज या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, वो हमारे लिए कॉस्ट होती है। ठीक है। अच्छा, वाउचर जो होते हैं वो होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कोई ट्रांजैक्शन हो गई, जैसे मैं बता दूं वाउचर क्या चीज होती है, समझिएगा। दोबारा नाम बोलो। सुकृति यहां से गुड़गांव जाती है उबर टैक्सी में, इसके ऑफिस ने भेजा जाओ गुड़गांव में जाके एक मीटिंग करके आओ आप, और उबर वाले ने इनसे ले लिया 800 रुपया। ठीक है। और इन्होंने 800 रुपये दे दिया और वापस आ गई। अब अपने अकाउंटेंट को बोलती है कि भाई मेरा 800 रुपया खर्चा हुआ था, पैसा दो। अकाउंटेंट कहता है मैडम बिल बिल कुछ लाओ, कहते मैंने तो लिया नहीं। लेकिन ऊबर वाले क्या करते हैं, आपके मेल आईडी पे अगर आपके पास ऐप हो तो आपको बिल भेज देते हैं। इसने बिल का प्रिंट आउट निकाला और लगा दिया। अब उस अकाउंटेंट ने क्या करा, एक वाउचर बनाया, उस पर लिखा एक्सपेंसेस ये थे और कहां से कहां तक का था, सुकृति के भी साइन लिए, अपने भी साइन करे, और वो जो उबर की रसीद उसे अटैच कर दिया। दैट बिकम्स अ वाउचर, उसे वाउचर बोलते हैं। तो वाउचर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि ये ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस। तो बिजनेस, किसी का फैमिली बिजनेस है, किसी का क्या, अच्छा, आप लोगों ने अकाउंटेंट वगैरह भी रखे होंगे, तो आपने देखा होगा ना हर खर्चे के वाउचर बनते हैं, वाउचर बनते हैं, वाउचर बनते हैं, वाउचर बनते रहते हैं। ठीक है। हर खर्चे के वाउचर बनते हैं। आपको देखा होगा, आपके पार्ट टाइम या फुल टाइम अकाउंटेंट होंगे, क्लर्क वगैरह होते हैं, वो वाउचर बनाते हैं, फाइल करते हैं, उसके हिसाब से हिसाब किताब बनाते हैं, वो वाउचर होता है। डिस्काउंट हमने बोला था, खरीदते समय जब आपको प्राइस में रिडक्शन मिलता है डिस्काउंट बोलते हैं। अगर बल्क में मिल रहा है तो ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, और अगर कैश पेमेंट करने पे बोल रहे हैं तो क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। बोलो। अगर बिल हो ही ना, अगर बिल हो ही ना तब। हाँ, चलो 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 चलो। देखो बेटा, उबर जो है ना, उबर उबर ओला एस्टेब्लिश कंपनी है, उनकी नकली वाउचर नहीं बनते हैं। फिर भी मान लो आप यहां से करोल बाग चले गए ऑटो में। अब ऑटो वाला तो आपको वाउचर नहीं देगा ना, बिल नहीं बना के देगा। इसका उपाय होता है, इसका क्या उपाय होता है, आप एक सिंपल पीस ऑफ पेपर लो, ऐसा ऐसा कागज का टुकड़ा लिया इतना बड़ा, उस पर लिखा नोएडा टू करोल बाग। ठीक है। और लिख दिया कितना, 400 रुपया। और फिर करोल बाग टू नोएडा उसी ऑटो में आए, लिख दिया 400 रुपया, टोटल कर दिया 800 रुपया। ठीक है। डेट डाल दी 05/05/2023। ठीक है। फिर आपने यहां साइन कर दिया अपना, व्हाट्स योर नेम, आपने लिख दिया अनन्या ऐसे करके, 5/5/23। अब जो ऑटो वाला है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो उससे उसका साइन करा लिया, और नरेश कुमार करके साइन करवा लिया, उससे साइन करवा लिया। ठीक है। उसका फोन नंबर लिखवा लिया, और अगर वो पढ़ा लिखा नहीं तो उसे अंगूठा लगवा लिया। मैं, नहीं नहीं, हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। हम बात कर रहे हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट, सुनो मेरी बात पूरी करने दो पहले। हम बात कर रहे हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही नहीं है कुछ, तो आप ऐसे बनाएंगे डॉक्यूमेंट, ऐसे बनाया जाएगा, इस पे आपका साइन है। ठीक है। इस पे ऑटो वाले का साइन है, उसका फोन नंबर है, ऐसे में नकली भी बनते हैं। ठीक है। लेकिन यू हैव नो अदर ऑप्शन, या तो कंपनी अपनी गाड़ी से भेजे, और अगर अपनी गाड़ी से नहीं भेज सकते तो भरोसा करो ना फिर आप पे। अब बोलो क्या बोलना है। ठीक है। बनते हैं नकली वाउचर, बिल्कुल बनते हैं। ठीक है। पेट्रोल पंप पे जब आप पेट्रोल भरवाते हो तो क्या होता है, बार बार थोड़ी रसीद लेते हो। पेट्रोल पंप के जो अकाउंटेंट होते हैं वो बैठ के फिर रसीदें बनाते हैं, बिकॉज दे हैव टू शो द सेल। बनते हैं नकली वाउचर, बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। ठीक है। जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं वो भी अपनी अकाउंटिंग रखते हैं, टैक्स भरते हैं, तो वो क्या करते हैं, वाउचर बनाते हैं। अब हर, अच्छा एक बात बताइए, ग्रोसरी शॉप में आप ब्रेड अंडा खरीदने जा रहे हो तो उससे रसीद लेके आओगे क्या, नहीं। लेकिन अगर वो टैक्स पे करता होगा, ईमानदार दुकानदार है, तो उसको वाउचर बनाने पड़ेंगे सारे, कि इतना मेरा सामान बिका, इतना मेरा सामान आया। सो ये इसी तरह से बनता है, एंड देन इट इज वेरीफाइड बाय अकाउंटेंट। फिर इसमें क्या होगा, आपका साइन है, ऑटो ड्राइवर का साइन है, आपके क्लर्क का साइन है।
फिर जब वाउचर इसके साथ लगेगा, उसमें भी आपका साइन होगा, क्लर्क का साइन होगा और मैनेजर का भी साइन होगा। जब हम उस पर साइन करते हैं मतलब वी आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो बाद में फ्रॉड पाया जाता है तो भाई फोन करो ऑटो वाले से। लेकिन कौन करेगा यार 800 रुपए के लिए तुम। बट अकाउंटिंग कहती है कि देयर मस्ट बी एन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यू प्रोवाइडेड इट, खत्म। अब तुम एयरलाइन से जा रहे हो तो एयरलाइन के टिकट तो आएंगे ना, तुम रेल से जा रहे हो तो रेल का टिकट आएगा। तो जहां जहां टिकट है वहां वहां चलेगा। अच्छा, आपने पेटीएम से पेमेंट कर दी, वो तो डॉक्यूमेंट हो गया ना, है ना। पेटीएम पे 860 रुपए मिले और पेटीएम पे आपके 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 वॉलेट की हिस्ट्री में दिख जाएगा। प्रिंट निकालिए, लगा दीजिए। ठीक है। हम लोग अपने बच्चों को लेकर यूएसए फिलाडेल्फिया गए। ठीक है। मेरे साथ थे 14 बच्चे और 2 फैकल्टी और थी और एक फैकल्टी सीनियर थी काफी। हमें जो रूम दिया गया, उस रूम में एक बच्चा और एक बेड पे 2 टीचर को रख दिया और एक सीनियर फैकल्टी को भी रख दिया। इट वाज सो एम्बेरसिंग। हेड एंड डीन थी यूनिवर्सिटी की, उनके लिए बड़ा एम्बेरसिंग था। तो मैंने क्या किया, अ, मेरे ख्याल से हिल्टन था होटल शायद फिलाडेल्फिया का, यूनिवर्सिटी सिटी का। मैंने वहां पर एक रूम बुक करा लिया एंड इट कॉस्ट मी अराउंड $67,000 यूएस डॉलर में। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी। ठीक है। और उनसे बिल ले लिया। अब जब बिल ले लिया तो अब होता क्या है कि आप फॉरेन में कोई भी, अब जैसे हमारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि आप जो भी खर्चा करेंगे वो अप्रूवल से करेंगे। अब उस समय जब मैंने उस होटल उस कमरे को बुक कराया, तो यहाँ हिंदुस्तान में 3 या 2 बज रहे थे। तो मैं उस समय फोन करके कैसे अप्रूवल लेता, और रात हो रही थी, लोगों को सोना था। तो आई डिड दैट। अब मैं जब वापस आया तो मैंने अपने बिल लगाए वहां पर, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं देना, तुमने हमसे पूछा नहीं, तुमने हमसे अप्रूवल नहीं लिया। मैं कहा नहीं देना नहीं देना, रख लो भाई, ये मेरा रसीद है, ये होटल की रसीद है, ये मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल है। आप, इट इज अ जेन्युइन एक्सपेंस, यू कैन आस्क द पर्सन जिसके लिए मैंने बुक कराया था। अब आपने बुकिंग नहीं करी तो मैं उनको एक बिस्तर में थोड़ी सुला सकता हूँ इतने सीनियर बंदे को। मैंने जो मेरा डिस्क्रिप्शन था, आपने मुझे इंचार्ज बनाया था, मैंने खर्चा किया। इफ यू वांट टू पे मी पे इट, इफ यू डोंट वांट टू पे मी 67,000 इज नॉट दैट मच बिग अमाउंट जिसके लिए आई विल बैक इन फ्रंट ऑफ यू। 4 महीने बाद जाके मेरा पैसा अप्रूव हुआ एंड देन इट केम टू मी। ठीक है। तो हो सकता है कि वो आपके इसको माने या ना माने, दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ योर फर्म। तो अगर नहीं मान रहे हैं तो उन्हें अपने एम्प्लॉयज के लिए गाइडलाइंस इशू करने हैं कि अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको क्या क्या लाना है। उन्होंने बोला कि आपको आपको ऐसा रची कच्ची रसीद बनानी है, या फिर आप क्या कर दिए, ऑटो वाले से बात करा दीजिए। कोई ना कोई तो रूल देंगे ना आपको वो। अगर आप उन रूल को फॉलो करते हो तो यू विल गेट रियम्बर्स, नहीं फॉलो करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। बोलो, यू वांट टू से समथिंग। चलिए। हाँ, फोन नंबर होना, हाँ मतलब क्रेडिबिलिटी बढ़ती है ना, कि भाई हाँ जेन्युइन था वो बंदा। और तो तुम आधार नंबर लिखवा लो उसका, उसके आधार की फोटो कॉपी लगवा लो, ऐसे भी। ठीक है। लेकिन चलिए, सो दिस इज अबाउट वाउचर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। डिस्काउंट रिबेट हो चुका था। रिबेट हमने बताया ना कि जब आप किसी की पेमेंट करने जाते हो, जैसे मैंने बोला था ना, इन भाई साहब का पानवाड़ी के पास हिसाब किताब चलता था, है ना। ये खा लेते थे, गुटखा पान वगैरह खा लेते थे थोड़ा सा। तो और इन्होंने इतना खाया कि 18,000 रुपए का उधार चला गया। अभी दुकानदार को बोलते हैं, भाई साहब ये 17,500 रुपए लेके बस छोड़ दो, अब बहुत खा लिया, अब इसके बाद नहीं खाता हूँ, कान पकड़ता हूँ। दुकानदार कहता है चल बेटा कोई बात नहीं, हो गया सेटल। 500 रुपए का फायदा मिला ना इनको। बेटा वो 500 रुपए जो है वो क्या है आपके लिए, रिबेट है। दैट 500 रुपीज इज अ रिबेट। पीछे सीनियर्स, नहीं तुम ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो। बेड डेट हमने बताया। अच्छा मान लो ये पानवाड़ी का 18,000 रुपए लेके भाग जाता, तो बेचारे पानवाड़ी के लिए क्या होता, बेड डेट, बुरा कर्जा, है ना। ये कोसता रहता पानी पी पी के इसके नाम का, फुर ये मेरा पैसा लेके भाग गया। जनरली इट हैपेंस इन बिजनेस। पीपल परचेज गुड्स फ्रॉम यू ऑन क्रेडिट, और जब पैसा देने की बारी आती है तो ठीक है, हो जाता है, चले जाते, नहीं देते, कहते हैं करना जो करना है। अरे आई टेक एन एग्जांपल। मेरा एक दोस्त है, वो वन ऑफ माय फ्रेंड इज अ सिख। उसके पापा उसके साथ रहते थे, उसके 2 बड़े भाई भी थे। तो उसके फादर क्या करते थे, ही वाज इन गोरखा रेजिमेंट। सिख थे लेकिन गोरखा रेजिमेंट में थे। बिल्कुल, मैं मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना गोरे चिट्टे सिख सरदार जी, बिल्कुल बढ़िया, अच्छे खासे हाइट के। हम उनसे मिलते थे, अंकल वगैरह जो भी था। तो उनको उन्होंने पहले गोरखा रेजिमेंट में काम किया,
फिर उन्होंने मेरे ख्याल से पंजाब नेशनल बैंक में काम किया, तो 2 जगह की उनकी पेंशन आया करती थी। वो क्या करते थे, ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं ना उनको उधार दिया करते, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को ऐसा करके उधार देते थे। एंड सडनली वन फाइन डे ही डाइड। तो दोस्त बोले कि यार पापा का हो गया, चलो हमने अंतिम संस्कार वगैरह जो भी किया जैसा किया। फिर एक दिन उसने बोला, यार बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई है? कह रहा एक ट्रांसपोर्टर ने ना 20 लाख रुपए ले रखे हैं और देता ही नहीं है। अब दोस्त के साथ तो जाना ही पड़ता है ना। मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे भाई 2 जो है ना और बड़े हैं और मुझसे ज्यादा तंदुरुस्त हैं, मतलब मुस्टंडे टाइप के हैं, ठीक है। तो जब हम थोड़े लंबे चौड़े लोगों को लेके जाएंगे तो इंप्रेशन सामने वाले में ठीक पड़ता है थोड़ा सा, समझ रहे हो बात आप लोग। हमने कहा चल भाई चलते हैं। तो पहुंचे उसके पास हम। वो पता है क्या बोलता, गुंडे लेके आया है, गुंडे लेके आया तू, ठीक है। तो उसने कहा भाई पंजाबी में बोला, भाई पैसे वैसे वापस करो। कह रहा हूं तो तेरे पैसे तेरे तेरे प्यो को ही देंगे, ऐसा कुछ करके बोला। कह रहा मेरे प्यो तो चले गए ऊपर। तो कह रहा फिर हम उन्हें वहीं देंगे, ऐसे कहता हम उन्हें वहीं देंगे। कह रहा भाई पुत्र तू गोली मार दे मुझे, मैं नहीं दे रहा तेरे पैसे। साहब बोलते हैं नहीं देना मैं तेरे पैसे। भाई 20 लाख रुपए देने से मुंह मना, कह रहा तेरे पिताजी को देंगे हम, तो ऊपर जाके देंगे। तो कह रहा उसके लिए तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। दोस्त वाला ऊपर जाना पड़ेगा। तो कह रहा भेज दे पुत्र, सानू भी तो ही भेज दे तू। मैं पंजाबी बोल नहीं पा रहा वो, लेकिन वो बोल रहा था उस ढंग से। भेज दे उसके बाद। मैंने कहा अरे कैसी बात कर रहा है यार, मैं हाथी गए वो तू क्या, तूने भेजा। अबे दिखता गुंडे की तरह दिखता हूँ थोड़ा ही। नहीं नहीं ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। हमने हमने गर्मा गर्मी नहीं करी, हमने कहा चलो वापस करते हैं। उसका दूसरा उपाय ढूंढा। हम लोकल एसएचओ से मिले, उससे बात करी, उसको डील दी, 20 लाख रिकवर करा ले, 5 तेरे बाकी हमारे। 1 हफ्ते में पैसे आ गए। तो उसके लिए मुझे वो बनने की जरूरत थोड़ी है। अब आप मुझे बताइए आउट ऑफ 20 लाख कितने का बेड डेट हुआ भाई? 5 लाख का बेड डेट, दैट इज नॉट। हमारे लिए तो चला गया ना, रिकवरी तो हुई उसकी, लेकिन वो पुलिस वाले ने रख लिया, हमें 15 लाख दे दिए। सिर्फ 1 हफ्ते में सारा काम हो गया, कुछ नहीं ना ऊपर जाना पड़। हाँ जी बेटा, नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, अब बताता हूँ क्या होता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो पुलिस एक्सपेंसेस है, इंस्पेक्टर को बोलेंगे चल भाई वाउचर साइन कर, वो हमें टांग देगा, बाकी की तस्वीर ले लेगा। नहीं करते ऐसा। वो हमारे लिए क्या हो गया, बैड डेट हो चुका है। सो आई थिंक बैड डेट इज ओके विद यू। आगे बढ़े थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर आप ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में प्लीज डिफरेंस बता दीजिए। अरे बेटा ट्रेड डिस्काउंट होता, ट्रेड डिस्काउंट का में डिफरेंस ना जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। ट्रेड डिस्काउंट होता है जब आप बल्क में कोई सामान खरीदते हैं और आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, होलसेल में जनरली, ठीक है, जो कि। और कैश डिस्काउंट जो होता है जब आप सामान खरीदते हैं किसी से और आप उसको कहते हैं कि भाई, जैसे मान लो कोई चीज 15,000 रुपए की थी या 50,000 की थी, 1 लाख की थी, जैसे सपोज आप क्या करने वाले हो, आप ना एप्पल का कोई फोन खरीदते हो, कितनी कीमत है उसकी, 122,000 है मान लो, ठीक है। जनरली कार्ड वार्ड से पेमेंट करते हैं, आप बोलते हैं भाई कैश दूंगा, कैश दूंगा, बोल कितना देगा, वो कहता है चलो 2,000 कम दे दो। सो दैट इज कैश डिस्काउंट, गॉट इट। और सुनो, मान लो मान लो एप्पल के फोन पे प्रिंट प्राइस है 1,50,000 रुपया, लेकिन जिस भी दुकानदार के पास जाएंगे वो बोलता है मैडम 125 125 125, ठीक है। तो 150 और 125, 25,000 का डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। इट इज इजीली अवेलेबल एवरीवेयर, उस सेंस में भी बोल सकते हैं हम लोग। सर तो अगर बल्क में खरीदेंगे तब मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। हाँ हाँ, देखिए कैश ट्रेड डिस्काउंट के ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़े से अलग होते हैं, जब हम जनरल एंट्री करेंगे करेंगे, लेकिन मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ट्रेड डिस्काउंट जब आप बल्क में चीजें खरीदते हैं तब आपको मिलता है वो। और कैश डिस्काउंट ये होता है कि जब आपने कोई सामान खरीद लिया, ट्रेड डिस्काउंट लेने के बाद भी खरीद लिया, फिर आप उसको ऑफर करते ले भैया कैश ले, कहता चलो थोड़ा और कम कर लो, उस तरह से। जैसे प्रॉपर्टी की डील होती है, आपको एक फ्लैट 80 लाख रुपीज में मिल रहा है, ठीक है। सामने वाले को बोलते हो भाई कैश दूंगा, बिल्कुल कैश दूंगा, हार्ड कैश दूंगा, 2-2 हजार के नोट में दूंगा, 75 में लगा, बंदा लगा लेता है। हाँ उसलिए भी। और भाई 80 लाख 80 लाख के बाद 3 महीने का टाइम देते हैं, 3 महीने में डील हो ना हो, 75 लाख तो आज ही मिल रहा है। आदमी 4-5 लाख वैसे ही कम कर देता है कैश के नाम पे, इसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं, गॉट इट। अरे यस नो तो बोलो। चलिए, बैड डेट है, यस। बैलेंस शीट है, बुक वैल्यू है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम डिस्कस कर चुके थे। बोलो कुछ है तो।
आगे चले। डेबिट क्रेडिट हमने बताया था ना, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, जिसे हम यूज करते हैं। डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने बताया था, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन हो चुका था। एंटिटी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। एंट्री रिकॉर्ड करने के तरीके को कहते हैं। सॉल्वेंट इंस्टॉलमेंट तो मालूम है सभी को, है ना? नहीं मालूम? तुम लोगों को मालूम बेटा सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जैसे अबीर हैं, अगर हम इनको रात भर पानी के ड्रम में डुबा के रखें और ये डिसॉल्व हो जाएं, तो इन्हें बोलेंगे सॉल्वेंट। और सुबह बच जाए तो क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। नहीं, ऐसा नहीं था। इफ यू आर इन अ पोजिशन टू पे ऑफ योर डेट्स, तो बोलेंगे सॉल्वेंट। और अगर नहीं पे कर पाएंगे तो क्या बोलते हैं उसको? इंसॉल्वेंट बोलते हैं। प्रोपराइटर मालिक को कहते हैं। अच्छा, प्रोपराइटर मालूम है सबको ना? अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूँ, शायद मैंने नहीं बताया होगा आपको कभी, जरा देखिएगा ध्यान से। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, अ, बेटा क्या नाम है आपका? हर्षिल एंड सन्स, इसका क्या मतलब है? हाँ, हर्षिल और उसके खोते, नहीं नहीं बच्चे, हर्षिल एंड सन्स, ठीक है। लायक होंगे तो बढ़िया, नहीं तो नालायक होंगे तो खोते ही बोलेंगे उनको, हर्षिल एंड सन्स। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक। अबे क्या बात कर रहा है, मतलब जिंदगी में बाहर आएगी उसकी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या नाम है आपका? हाँ, गर्वित एंड प्रोज, ब्रोकोड, क्या मतलब है इसका? गर्वित और भाइयों का बिजनेस होता है ना, गर्वित ब्रदर्स। ठीक है। और जैसे कुछ जगह पे क्या होता है, जैसे हमने बोला, इधर क्या नाम है आपका? हाँ, अस्मित या अश्मित, एच, अस्मित एंड, मैंने मैंने सिर्फ एक बार देखा ऐसा, एक बार। मैं अपने छोटे से स्कूल की तरफ जा रहा था, अपनी कार में था, सामने एक एक वैन थी, उसमें लिखा हुआ था अश्मित एंड डॉटर्स। ठीक है, अश्मित एंड डॉटर्स, ठीक है जी, ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, करेक्ट, समझ पा रहे हैं बात को? अच्छा, और सुनो, सर आपका नाम क्या है? ध्रुव। अच्छा, ऐसा भी देखा मैंने, ध्रुव राज एंड वाइफ, ये बढ़िया सर। नो 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 नो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। किसी ने मिलके क्या करा, बिजनेस करा, ध्रुवराज और पत्नियां, क्या बिजनेस है यार भाई। वो तो फ्लो में निकल गया ना, सन्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स। अच्छा, ये भी हो सकता है क्या, जैसे हमने बोला क्या, अवनी एंड सिस्टर्स, इन्होंने बिजनेस खोल दिया, ऐसा चल सकता है। वो थोड़ा सा इलीगल हो जाएगा, गड़बड़ थी वो, डोंट टेक इट सीरियसली। पता चला घर जाके बोला, मम्मा मेरा टारगेट है कि आई विल स्टार्ट अ बिजनेस, ध्रुवराज एंड वाइस। मम्मा कहेंगे आ तू इधर आ खोते, अभी बताती हूँ तुझे मैं। सो ये ये बिजनेस एंटरप्राइजेस के नाम होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी लिखा रहता है, इसका क्या मतलब होता है? हम किसी को मिस्टर बोलते हैं, किसी को मिस बोलते हैं, किसी को मिसेस बोलते हैं। ऐसे बिजनेस को सम्मान देने के लिए मैसर्स बोला जाता है, मैसर्स एसके एंटरप्राइजेस। अरे बिजनेस को भी तो इज्जत देनी चाहिए, तो ये सैल्यूटेशन होता है किसका? बिजनेस का। मैसर्स एसके एंटरप्राइजेस, मैसर्स ध्रुवराज डैश डैश डैश, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मैसेस अवनी एंड सिस्टर्स, ऐसा करके, गॉट इट। तो ये शब्द, अच्छा एक और चीज लिखा रहता है, अवनी एंड सिस्टर्स अगर लिखा, नीचे लिख दिया क्या? प्रॉप, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट्स योर फुल नेम? हाँ, अंज, अच्छा, अरे मैंने अवनी बोल दिया यार, हम यहाँ अंजनी लिखते थे, अंजनी लिखना था मुझे, अंजनी। प्रोपराइटर अंजनी चंद्रा। तो प्रॉप का मतलब होता है प्रोपराइटर, जो साइन बोर्ड में लिखा था ना प्रॉप, उसका मतलब प्रोपराइटर होता है, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा? बिजनेस एंटिटी, मतलब आपने क्या करा, अपने अपने परिवार के लोगों के नाम पे क्या कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जैसे मान लो, आप आप में से कुछ लोग जापानीज एनिमी देखते हैं, कुछ शायद देखते हैं, है ना? है ना? देखते हो? हाँ, देखते हैं। तो क्या लिख दिया? डेविल्स एंटरप्राइजेस, डेविल्स एंटरप्राइजेस, डिमन एंटरप्राइजेस, कुछ भी करके ऐसे बना दिया। आजकल तो नाम बहुत अलग अलग से होते हैं। चलिए, लेट्स मूव फर्दर।
देखिए, सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट प्रोप्राइटर समझ में आ गया आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। स्टोर्स का डिस्कशन किया था मैंने, स्टोर्स का। हैव आई डिस्कस स्टोर्स? नहीं डिस्कस किया था स्टोर्स। चलो जरा समझते हैं। अच्छा बताइए स्टोर्स क्या होता होगा, कोई मुझे बताइए। ऑन रुक जाओ रुक जाओ, फंस गए, गलत है। ऑनलाइन में कोई मुझे बताइए स्टोर्स किसको बोलते हैं। ऑनलाइन वाले बोलेंगे कोई। अथर्व है, सुहान है, कोई तो बोलो, बताओ। स्टोरेज। अच्छा, देर इज अ टर्म। अभी जब आप आगे बढ़ेंगे ना, अकाउंटिंग में एक टर्म आएगी, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स एक टर्म आती है, जरा समझिए क्या होता है। स्पेयर्स तो सबको मालूम है, आपकी मशीनें चलती हैं, आपकी मशीन के स्पेयर पार्ट्स हैं, अचानक खराब हो जाए तो आप अपने पास रखते हैं। ठीक है। अ, ये जो एक्सटेंशन दिख रहा है ना, इसके नीचे एक फ्यूज लगा रहता है। अगर मान लो फ्यूज खराब हो जाए तो उसके अंदर एक बल्ब उन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा होता है, मैं लगा के उसको चालू कर सकता हूँ। स्पेयर्स तो वो हो गया। स्टोर्स किसे कहते हैं? ये स्टोर, स्टोरेज वाला स्टोर नहीं है, वो STOR होता है। ये स्टोर्स है। स्टोर्स का मतलब होता है, स्टोर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, मोबिल ऑयल, सॉफ्ट सोप, इन सब चीजों को हम स्टोर्स बोलते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा जब, ठंड तो नहीं लग रही ना? ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, मुझे लग रहा है तुम काम पर हो। जब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा लग रहा है उसको बंद कर देना वहां से। जब हम लोग क्या करते हैं, सीनियर्स पीछे थोड़ा सा आवाज। जब हम किसी वर्कशॉप में जाते हैं ना, गाड़ी वाली वर्कशॉप में, आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं सर्विस होने के बाद, फिर क्या करते हैं उस पे पॉलिश लगाते हैं, और उसके बाद कॉटन के कपड़े होते हैं उनके जेब में, उनसे क्या करते हैं, उनको चमकाते हैं ऐसा करके। ये आपने देखा होगा ना, रेड लाइट पे कुछ लोग वो ऑरेंज कलर के बड़े बड़े कपड़े बेच रहे होते हैं। हाँ, जो भी होता है वो क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोफाइबर वगैरह कुछ। वो एक, वो बिल्कुल मुलायम मखमल टाइप का होता है, जिससे आप रबिंग करते हैं तो आपका सरफेस चिकना हो जाता है। सड़कों में देखते हैं ना, रेड लाइट पे बेच रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके। तो उस तरह के कपड़े, उस तरह के क्लॉथ, ग्रीस, लुब्रिकेंट्स, मोबिल ऑयल्स, ये सब स्टोर्स कहलाते हैं। ठीक है। इनके लिए जो शब्द यूज होता है उसे स्टोर्स बोला जाता है। ये वो स्टोर नहीं जिसमें आपका सामान रखा जाता है। क्लियर है। और स्पेयर्स आपको मालूम होगा, तो स्टोर्स उसको कहते हैं। जरा देख लें क्या कहते हैं, जरा पढ़ते हैं उसको। The term store used to denote material held by enterprises for the purpose of consumption in the business and not for resale. जैसे स्टेशनरी है, वो भी स्टोर्स के अंदर ही आती है। ऑयल, ग्रीस, फ्रिक्शन को हटाने के लिए मशीनों में अक्सर यूज होता है, लुब्रिकेंट्स होता है, वो सब क्या होता है, स्टोर की कैटेगरी में चलता है, और रखते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में रखा जाता है। मशीनें चलती हैं, फ्रिक्शन होता है ना, उसको कम करने के लिए आप उसको ऑयलिंग करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं। बिल्कुल, करंट एसेट्स होती हैं ये, कंज्यूमेबल आइटम होते हैं आपके। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो कंप्यूटर की कार्टेज हैं, कंप्यूटर के इंक टोनर हो गए, ये सब स्टोर्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। भाई आपके यहाँ पर, जैसे मान लो किसी की शॉप है, क्या शॉप, शॉप किसी का है फैमिली बिजनेस में? नहीं। मान आपने देखो ना, शॉप में दुकानदार क्या करते हैं, मॉल में हर शॉप में क्या होता है, हर रसीद का प्रिंट निकाल के निकलते हैं। जो प्रिंटर की इंक हो गई, प्रिंटर के लिए जो व्हाइट पेपर लगता है, वो सब स्टोर्स की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है। बढ़िया, सर ये खाओ नॉन पियो। करंट एसेट्स हो गए ना? क्या बोल रहा? ये नॉन करंट एसेट्स हो गए ना? नहीं, करंट असेट्स ही होते हैं, लेकिन दे आर नॉट फॉर रीसेल, दे आर फॉर कंजम्पशन पर्पस। अब मुझे बता ओके। कि ये जो मेरा पेन है, ये जो तुम्हारे पास पेन है, ये जो तुम्हारे पास स्टेशनरी है, तुम्हारे पास इरेजर है, ये नॉन करंट कैसे हो गया? तो आप क्योंकि दे आर नॉट आपने मेंट फॉर सुनो रीसेल। सुनो सुनो सुनो, आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन में लक्सर के स्केच पेन दिए होंगे, तो आपने अभी तक अपने हम्म। पास रखे हुए हैं, हो गए ना राइट। यूज। इनकी इंक ड्राई हो गई, फेंक दिया कूड़े में। ये उस तरह की चीजें होती हैं, इस्तेमाल करोगे और क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। ठीक है। ओके। चलो, टर्नओवर कहते हैं हम किसको, टोटल सेल्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड, उसको हम टर्नओवर कहते हैं। अच्छा, एक और चीज है अब, लाइव स्टॉक किसे कहते हैं? कुत्ता, गधा, घोड़ा, बकरी जो होती है आपकी, उसको ऊंट, हाथी, ये सब आपके लाइव स्टॉक हो जाते हैं। जैसे आपका पोल्ट्री का बिजनेस है, तो आपने मुर्गियां पाल रखी हैं, वो क्या कहलाएंगी, आपके लिए लाइव स्टॉक है। फिशरीज हैं, आपके यहाँ सब मछलियां हैं जिन्हें आप बेचते हैं, वो क्या है आपके लिए,
लाइव स्टॉक है। आप हॉर्स ब्रीडर हैं, आपके पास घोड़े हैं, उनकी आप रीजनरेशन करते हैं, वो क्या आपके लिए है? लाइव स्टॉक कहलाते हैं। गॉट इट? कुछ लाइव स्टॉक जो है बेचने के लिए होते हैं वो गुड्स बन जाते हैं, और जो आप अपने पास रखते हैं उनको क्या कहते हैं? आप लाइव स्टॉक कहलाते हैं। पुराने जमाने में लोग घोड़े पालते थे, हाथी पालते थे। आपको याद है एमडीएच वाले दद्दू? बहुत साल बाद मरे वो, है ना, हर मसाले के ऐड में आ जाते थे एमडीएच वाले दद्दू। तो जो एमडीएच वाले दद्दू थे ना, वो पहले चांदनी चौक में फतेहपुरी की तरफ तांगा चलाते थे। उनके पास एक तांगा था और उनका घोड़ा था। तो जो उनका घोड़ा था उनके लिए लाइव स्टॉक था। तो लाइव स्टॉक भी हमारे पास हो गया, और स्टॉक इन ट्रेड को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो इन दिस वे दिस चैप्टर इज गॉन। चलिए अब अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर की कहानी शुरू करते हैं हम लोग। जस्ट गियर अप फॉर वन मोर स्टोरी। जरा एक्सक्यूज देखते मी हैं। सर, हाँ जी बोलिए। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था बेसिकली इनिशियल कॉस्ट हो गई ना, जिसमें हमने खरीदा था गुड्स को। हाँ, जिसमें हमने खरीदा था या फर्दर प्रोसेसिंग करी वो भी जुड़ जाता है उसके अंदर। जैसे तुमने मार्केट से सामान खरीदा, उसके अंदर कुछ फीचर ऐड करे तो वो, और उसको बेच दिया, तो वो कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाती है। बट प्रॉफिट तो नहीं आएगा ना, लाइक नहीं नहीं जितना हमने बेटा, एक्सपेक्ट किया। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के तब सेल्स बनता है। अच्छा ओके। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ोगी तब जाके वो सेल्स बनता है। ठीक है, चले। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं आपको। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, दुकानदार के पास जाके बोलते हैं भैया क्या कॉस्ट है इसकी। तो दुकानदार थोड़ी तुम्हें कॉस्ट, दुकानदार तो तुम्हें प्राइस बताएगा ना। तो व्हाट इज द राइट क्वेश्चन? व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन? कॉस्ट तो मैन्युफैक्चरर बताएगा। तो कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंस होता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज व्हाट? प्राइस। चलिए आगे चलते हैं। अकाउंटिंग के अंदर मैंने बोला ना कि इसके स्ट्रक्चर्ड नोट मैं आपको अगली क्लास में दूंगा। अभी बुक नहीं खोलेंगे, अभी बुक बंद रखेंगे। अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, अजम्पशंस होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, और क्या होते हैं? कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपके सामने कुछ चीजें अभी आई जस्ट शो यू। हाँ जी, रुक जाइए, आई एम जस्ट ओपनिंग द डॉक्यूमेंट हियर। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर गाइडिंग फोर्स फॉर यू व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग टू डू द अकाउंटिंग, कि किसको रिकॉर्ड करना है, किसको रिकॉर्ड नहीं करना है, किस तरह से रिकॉर्ड करना है, अभी रिकॉर्ड करना है, बाद में रिकॉर्ड करना है। वो सारे के सारे कंसेप्ट का सम अप क्या होता है? आपका गाइडलाइंस होती है, जिन्हें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। इनके अकाउंटिंग के कन्वेंशंस भी बोला जाता है, उनको अजम्पशंस भी बोला जाता है, कंसेप्ट्स भी बोला जाता है। उसका उसका डिटेल डिस्कशन मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा व्हेन वी हैव स्ट्रक्चर्ड नोट्स। ठीक है, अच्छा, अभी सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अजम्पशंस। ठीक है, अजम्पशंस क्या होती है, आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ। ठीक, एकता कपूर की सीरियल वाली कहानी है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एकता कपूर की सीरियल में पता क्या होता है? जो उनके फीमेल कैरेक्टर होते हैं, जब वो बिस्तर से उठते हैं ना, बनारसी साड़ी में उठते हैं, मेकअप के साथ, गहनों के साथ वो चलते हैं, सुबह चाय पानी। और फिर जब कभी कुछ ना कुछ उनके परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसमें थोड़ी थोड़ी देर में झन्न की आवाज आती है, फिर कैमरा इसके फेस पे, इसके फेस पे, इसके फेस पे, फिर तना ना 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 तना ना ना ऐसी आवाजें आती हैं। ये आपने अक्सर अड़ोस पड़ोस में किसी के घर से मतलब आप नहीं देखते होंगे, अड़ोसी पड़ोसी तो देखते होंगे, उस तरह के सीरियल्स होते हैं। ऐसा ही कुछ था हमारी स्टोरी में भी। हमारी स्टोरी में एक लेडी होती हैं जो कि विडो होती हैं। विडो का मतलब जानते हैं? जिनके पति का स्वर्गवास हो चुका होता है। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को, किडो को, बड़ा बना दिया था। और वो लड़का अब क्या था, शादी के लायक था, और उसकी शादी की तैयारियां चलती हैं, और उसका रिश्ता विश्ता सब अच्छे से तय हो जाता है। शादी के दिन उसकी बारात जो होती है वो निकल जाती है किसी दूसरे शहर में, एंड एवरीथिंग वाज सेटल डाउन। अब मुझे बताइए, जब बारात निकलती है तो क्या सारे के सारे लोग ताला बंद करके घर में बारात में निकल जाते हैं? कोई तो घर में रहता होगा, नहीं? तुम सब लोग बंद कर निकली। डेस्टिनेशन वेडिंग में तो यही होता है, घर का ताला लगा और निकल पड़े। पहले ऐसा नहीं होता था। घर में एक बुजुर्ग मुखिया रहता था, जो कि घर में जब वापस आएगी तो इंतजाम इंतजाम सारे देखते थे। ऐसा करके चलता था मामला। और घर में क्या होता था, मिठाइयाँ, हलवाई सामान वामान सब घर में ही बनता था सारा का सारा। और देयर इज अ रूम जिसके अंदर सारे कपड़े गहने मिठाई उठाई रखी जाती थी ऐसे। आपको याद है शाहिद खरगोश कपूर की फिल्म आई थी विवाह, अमृता राव के साथ आई थी ना फिल्म? उसमें एक रूम था
जिसमें अमृता राव होती है और आतिशबाजी चल रही होती है, दिवाली मतलब शादी के टाइम पे होता है ना, फायरवर्क चल रहा होता है, एक रॉकेट कमरे में घुस जाता है और आग लग जाती है, अमृता राव का चेहरा जल जाता है। बट शाहिद खरगोश कपूर इज अ जेन्युइन एंड लॉयल पर्सन, वो फिर भी उस लड़के से शादी करता है। वो कहानी उस तरह से चलती है, हम उस कहानी से बाहर आ जाते हैं। अब जब आती है बारात तो सामने बड़ी हलचल सी होती है, खूब सारी हलचल होती है। बोलो। हाँ, वो दैट राइट हैंड साइड रूम। और जब आप अंदर जाएंगे तो ना बटन दबा देना किनारे की तरफ से, अगले वाला कमरा। तो क्या होता है कि सीन दिखता है आपके सामने, कैमरा ऐसे एंगल पे चलता है, लड़का अपनी वाइफ के साथ दरवाजे पे खड़ा होता है और गृह प्रवेश का इंतजार कर रहा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, वो लाल लिक्विड में पैर डाल के अंदर चलते हैं। गजनी फिल्म देखी है आप लोगों ने? है ना, गजनी फिल्म है नहीं? पर गृह प्रवेश का इंडियन ट्रेडिशन क्या होता है? सास आती है, आरती वारती करती है, और उसके बाद आती है, फिर वो एक लोटा होता है, कलश होता है, उस पर लात मार के चावल बिखेरे जाते हैं, फिर स्त्री के शुभ कदम क्या होते हैं, अंदर अंदर चलते हैं। इस तरह की कहानी का सीन बन रहा होता है। ठीक। अब आप सोचिए कि मम्मा इज रेडी विद आरती की थाल, लड़का लड़की इंतजार कर रहे हैं अंदर आने का, और अचानक से एक काली बिल्ली भाग के आ जाती है। अब एकता कपूर की फिल्म में क्या होगा, झन की आवाज आएगी। क्या वो माँ उस काली बिल्ली को इग्नोर करके आने देगी? बताओ बताओ, आने देना चाहिए ना। लेकिन एकता कपूर के सीरियल में ऐसा नहीं होता, कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। वो विलेन जो वैम्प होती है वो जानबूझ के काली बिल्ली छोड़ देती है। एनीवे, इस कहानी में ऐसा नहीं होता। तो ये गोइंग, ठीक है, विल कम अगेन। उसके बाद अच्छा चलो ठीक है। तो फिर क्या होता है कि फिर थोड़ा एक कदम आगे बढ़ा है, फिर काली बिल्ली फिर दोबारा चला, पूंछ खड़ी करके निकल जाए। उसका अट्रैक्शन होता है उस कमरे से उस कमरे में जहाँ मिठाइयां रखी लाने के लिए। भाई जीव में तो लालच ही होता है ना, तो वो क्या करेगी बेचारी। और फिर वो जाए, फिर आ जाए आगे, मतलब चक्कर काटे वो बंद, मतलब तो लक्ष्मण रेखा होगी ना, आगे ना जा पाए मम्मी। बेटा कहता अम्मा थक गया, बुला ले अंदर। ठीक है। तो अब क्या करेगी वो बेचारी। वो कहती है अरे कोई पकड़ो भाई इस बिल्ली को। बिल्ली को पकड़ना आसान काम होता है? नहीं होता, मुश्किल हो जाती है। मम्मा कहती है इधर आ भाई, तू थाली पकड़ाती है आरती की, और हलवाई की जो टोकरियां होती है ना पुराने जमाने में जिसमें मिठाइयां रखी जाती थी, वो टोकरी बुलवाती है और टोकरी उठा के बिल्ली के ऊपर ऐसे रख देती है। रख दिया, ठीक है जी, टोकरी रख दी। अब और तुम्हें लगता है कि टोकरी बिल्ली को संभाल पाएगी? भूल भुलैया फिल्म याद है? टोकरी जा रही होती है और असरानी भाग रहा होता है आगे, वो सीन बन जाता है वहां पर। वहां गए क्या करूं क्या करूं। अल्टीमेटली अम्मा क्या करती है, उस टोकरी के ऊपर बैठ जाती है। कूद कितना कूदती है तो अब, 80 किलो की अम्मा बिल्ली कितना जोर लगाएगी, मुश्किल। यू मिस द स्टोरी। ठीक है। तो बिल्ली को पकड़ने के लिए अम्मा ने एक टोकरी मंगवाई और वो टोकरी रखी। जब बिल्ली उछलना शुरू करी तो वो उसके ऊपर बैठ गई। थोड़ी देर तक बैठी रही, बाई चांस उसका मुंह दरवाजे की तरफ था। बेटा कहता थोड़ा रुक जा बेटा, इसका इंतजाम करने दे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आरती का थाल, उसने जब बिल्ली सेटल हो जाती है तो वो क्या करती है, आरती का थाल लेती है, आरती वारती करती है और बोलती है आने दो। हाँ ठीक है, आ जाओ अंदर। फिर वो क्या करती है, छप छप करते हुए ठोकर मारते हुए अंदर आती है, एंड द सीन इज गॉन। और उनकी जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से बीतती है। 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, सास भी कभी बहू थी, रोल रिवर्स हो जाते हैं। अब वो लड़की दरवाजे पे खड़ी है, जो पहले क्या थी, न्यूली वेड थी। अब उसका बेटा फॉर्चुनेटली अपनी न्यूली वेड लड़की को लेके खड़ा होता है। वो आरती के थाल को लेके खड़ी होती है। अचानक से उसको फ्लैशबैक याद आता है, बिल्ली लाओ। क्या बोलती है वो, बिल्ली लाओ काली। बिल्ली मंगवाई जाती है। टोकरी लाओ, टोकरी मंगवाई जाती है। बिल्ली रखी जाती है, टोकरी रखी जाती है, बैठती है, थोड़ा देर अपने बेटा बहू को निहारती है, फिर आरती करके कहती है आण दो। ठीक है। गाइस टेल मी व्हाई शी हैज डन दैट। काहे का ट्रेडिशन? इट वॉज मेरली एन इंसिडेंट। क्या क्या होता है उसके दिमाग में, क्यों करती है बता। बोलो, उससे ही पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, हाँ बताओ बताओ, तुम बताओ क्यों करती है ऐसा। या ऑनलाइन में पर्व बताएगा मुझे क्यों करती है ऐसा, या कोई और बच्चा। बोलो दीदी, क्यों करती है ऐसा वो। लगने का मतलब होता है अजम्पशन। लगने का मतलब क्या होता है, अजम्पशन। शी अज्यूम्ड कि शायद ये इस परिवार का ट्रेडिशन है,
और उसकी माँ ने बोला था बेटा जिस घर जा रही है उसके सारे रस्म और रिवाज अपने बना लेना, लंग्स किडनी जिगर में अंदर डाल देना। किसका? विच शो? अबे क्या कर रहा है, मतलब तू, मतलब जीने जीने नहीं देगा। अभी मैं बता दूं, अभी बताऊंगा मैं, तेरा शो कैंसिल कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? सो दिस इज व्हाट नोन एज असम्पशन। लेट अस कम टू अकाउंटिंग नाउ। थोड़ा आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि उस परिवार में जितनी भी शादियां, सब में टोकरी बिल्ली की रस्म और आण दो, ठीक है, और परिवार बढ़िया अच्छे तरीके से चलते हैं। यू नो, इन इंडिया, इनका स्टोरी टाइम है बच्चों का यार, पूरा करने दे इनको, पूरा करें, थोड़ा देर रह गया पूरा कर। तो इन इंडिया डिवोर्स रेट इज 1% ओनली। यूएस में 27, कनाडा 16-15% सबसे कम है। तो क्या हुआ, इस परिवार में कभी डिवोर्स ही नहीं हुआ भाई उस दिन के बाद। तो अड़ोस में शादी हो, पड़ोस में शादी हो, 6 महीने न टिके, 1 साल न टिके, बड़े परेशान। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो क्या हो रहा है, हमारी शादियां एटर्नल 50-50 एनिवर्सरी मना रहे हैं, गोल्डन प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं। हमारे यहाँ 5 साल में, 6 साल में, बताओ, तुम अपने तो हम अपने, तुम पराए हम पराए, ऐसे हो गया। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ये गाने चल रहे होते हैं उनके घरों में। तो उन्होंने सोचा यार देखें तो सही क्या चक्कर है। हमारे फेरे, उनके फेरे, हमारा पंडित, उनका पंडित, हमारी अंगूठी, उनकी अंगूठी, हमारी मांग भराई, उनकी मांग भराई, सब तो सेम है, फर्क क्या? ओ, बिल्ली नहीं है। तो भाई अड़ोसी पड़ोसी ने भी क्या करना शुरू कर दिया। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? हाँ, अरे नालायक, ये लड़का दूर की पकड़ के लाया है। सही है। तो क्या हुआ अब उसके बाद? अब उन्होंने भी अपनाना शुरू कर दिया, एंड सरप्राइजिंगली मिराकुलसली वहां भी अब शादियां प्लेटिनम जुबली मना रही हैं। तो धीरे धीरे उस टाउन में क्या हो गया, आसपास में अच्छी चीजें तो लोग एक्सेप्ट कर लेते ना। कौन चाहता है यार कि इतने मेहनत से शादी विवाह हो और वो टूट जाए। उस टाउन में ट्रेडिशन बन गई, बिल्ली टोकरी होगी, शादी मनाई जाएगी। अब क्या हुआ, उस स्टेट में डिवोर्स के रेट ज्यादा थे। तो सरकार ने सोचा कि देखें जरा, सर्वे करें क्या है। पता चला उस टाउन में तो भाई, मतलब 40 साल में तो कोई डिवोर्स ही नहीं हुआ। भाई क्या रीजन है? कमिटी वमिटी बैठाई गई, पता चला बिल्ली और टोकरी का कंसेप्ट है वहां पर। तो सरकार ने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं भाई। सरकार ने क्या कर दिया, हर शादी में बिल्ली वाली टोकरी वाली रस्म मैंडेटरी कर दी। ठीक है, और बिल्ली के लिए सब्सिडी भी दे दी, नहीं मिलती किसी को किराए पे बिल्ली तो दे दें। उस शादियों के सीजन में तो बिल्ली की क्या हो जाए, शॉर्टेज हो जाए। लोग सफेद बिल्लियों को काला रंग लगा के टोकरी के साथ चौराहे पे खड़े हो जाए। सस्ती बिल्ली 50 रुपए, 100 रुपए, बिल्लियां 4-4 शिफ्ट करवा रही है बेचारी। इस तरह से काम चलना शुरू हुआ। ठीक है, जरा समझिए, इट वॉज मेयरली एन अजम्पशन बाय अ न्यूलीवेड गर्ल which was accepted by everybody in the surrounding, और सबको सेम रिजल्ट मिला, मतलब एवरीथिंग वाज गुड। तो असम्पशन अगर सेम रिजल्ट देती है और सब लोग उसे लगाते हैं, तो वो बन जाता है प्रिंसिपल। क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। व्हाई इट इज अ प्रिंसिपल? बिकॉज इन एवरी सिचुएशन इफ एनीबडी अप्लाइज इट, इट गिव्स सेम रिजल्ट। तो असम्पशन से प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं, मैंने इस एग्जांपल से समझाया आप। दो इट इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आई एम वेरी गुड एट स्टोरी टेलिंग, सो आई कुक्ड अप अ स्टोरी एंड आई टोल्ड इट इन फ्रंट ऑफ यू। तो इसे शो को बंद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये स्टोरी मैंने ही बना ली थी ऐसा करके। ठीक है, तो एंड आई वाज इंस्पायर्ड बाय एकता कपूर। ठीक है, चलो जी। तो अब क्या हुआ कि अजम्पशन थी एक, जब वो अजम्पशन हर लोग ने लगाई और सेम रिजल्ट मिला, तो वो बन गया क्या? प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल जब सरकार ने मैंडेटरी कर दिया, तो उसे बोलते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यहां आपने पढ़ा अकाउंटिंग अजम्पशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और फिर बन गया क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अमेरिका वाले आके स्टडी करते हैं भाई हिंदुस्तान में चक्कर क्या है, क्यों डिवोर्स नहीं होते हैं। तो उन्हें पता चला क्या, बिल्ली है और टोकरी की रस्म है। तो फिर अंगन बोली हम भी ये रस्म अपनाएगा। ठीक है, और उसके बाद यूएस में भी इंडिया से बिल्लियां इंपोर्ट होनी शुरू हो गई। और फिरंगी तो तुम्हें पता है अजीब अजीब से होते हैं, कोई बिल्ले को रखता है, कोई किसी को रखता है, कोई किसी को रखता है, ऐसे करके। दैट वाज अ फनी पार्ट। तो अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं IFRS। क्या बोलते हैं उनको? इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोला जाता है। तो जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो 4 स्टेज में पढ़ेंगे, assumptions, principles, standards एंड IFRS। IFRS आपके सिलेबस से बाहर है,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, कुछ में नहीं पढ़ाया जाता है। अजम्पशंस और प्रिंसिपल्स हम सब पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इस चैप्टर में और पढ़ने की चार, IFRS का फुल फॉर्म फिर बता दीजिए प्लीज। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इसका फुल फॉर्म होता है IFRS, इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो जब आपके स्कूल में इसको पढ़ाएंगे तो तुम्हें मेरी कहानी याद आएगी। हंसना मत, लोग कहेंगे वरना दीवाने हो गए हो बच्चे, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ये हमारा सबसे एक्सट्रीम वर्जन है अकाउंटिंग में, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है और धीरे धीरे हो रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में जो अप्लाई करती है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका है IFRS बोर्ड, एक बोर्ड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो अगर ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ये बनाते हैं, इट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। IFR अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे देश के, पाकिस्तान के, ब्राजील के, मेक्सिको के, US के, सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन अब कुछ मल्टीनेशनल कंपनी होती है ना जिनका वर्ल्ड के 100 कंट्रीज में, 25 कंट्री में, 30 कंट्रीज में बिजनेस है, तो जनरली वो क्या करती है, दो तरह से अकाउंटिंग बनाती है, एक उस कंट्री के हिसाब से और दूसरा IFR के हिसाब से, ऐसा करके चलता है। गॉट इट? ठीक है जी। नहीं, अभी नहीं हुआ है एक्सेप्टेड। जब इंटरनेशनली, जब सारी कंट्री में एक्सेप्ट हो जाएगा, ग्लोबल मल्टीनेशनल्स जो होती हैं वही करती हैं। अब मान लो शर्मा जी हैं अट्टा में दुकान वाले, वो थोड़ी फॉलो करेंगे इसको, नहीं वो नहीं फॉलो करते, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो नहीं करते हैं। कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं। इवन पार्टनरशिप के लिए भी वो नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है जी। अजम्पशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, assumptions, principles, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS, ठीक है। चलिए एक प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, थोड़ा बोनी हो जाए हमारी। हाँ, निकालिए बुक, एक पहला प्रिंसिपल देखिए, पहला प्रिंसिपल, नहीं नहीं नहीं, पहले अजम्पशन, अजम्पशंस लेके चलिए पहले। हाँ चलिए देखें जरा, आइए। सबसे पहला प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है जी। बेटा क्या नाम है आपका? अर्नव। अर्नव ने एक ज्वेलरी शॉप खोली, बहुत बड़ा शोरूम, सेक्टर 18 में ज्वेलरी शोरूम खोला। उद्घाटन के लिए कतरीना कैफ को बुलवाया, खुश हो गया लड़का, है ना। कतरीना कैफ को बुलवाया, ठीक है। कतरीना कैफ आई, रिबन काटा और मालिक के साथ फोटो खिंचवाई, बड़े कोजी कोजी मूवमेंट में, ठीक है। क्या बोले? लेंस लेंस कार्ड के ऐड को कॉपी कर रहा हूँ? नहीं नहीं, अरे यार उसकी जिंदगी में भी थोड़ी बाहर आने दे, ठीक है। उदास रहता है बच्चा मेरा, ठीक है, खुश हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, कतरीना कैफ ने रिबन विबन काटा, खूब मीडिया आया, खूब लोग आए, शोरूम बड़ा बढ़िया चला। अगले दिन उन्होंने क्या कर दिया, शटर गिराया, घर में बैठ के सो गए, कतरीना चली गई, अब मैं बिजनेस नहीं चलाऊंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। एक्टर जो आते हैं, फिल्म स्टार आते हैं, दे चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो आपके बिजनेस को खोलने का पर्पस ये था कि भाई अगले दिन शटर गिराऊंगा और बंद कर दूंगा? नहीं ना। तो क्या सोच के बिजनेस खोला होगा? प्रॉफिट कम एक चलेगा, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, बहुत साल चलेगा। मैं बिजनेस ऐसा खोलूंगा कि मेरी 7 पुश्तें उस बिजनेस को चलाएं। क्या ये पॉसिबल है कि बिजनेस 7 पुश्तों तक चलेगा? नहीं चलेगा, बहुत रेयर होता है। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, कितना पुराना बिजनेस देखा होगा आपने, बताइए कितना पुराना? रेमंड्स सिंस 1925-21, 100 साल, बोलिए। और बताइए क्या चीज, कितना पुराना, कितना पुराना? अरे तुम हिंदुस्तानी बिजनेस की बात करो, फिरंगी की बात मत करो। हाँ बताइए, बोलिए। हाँ, हिंदुस्तानी एग्जांपल बताओ कोई, बोल भाई। MDH? दद्दू पुराने थे, 90 ईयर से ज्यादा पुराने थे।
और कोई। अरे हल्दीराम तो बच्चा है, चूजा है बेचारा, भी कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, क्या? अंबुजा? नहीं अमूल, नहीं 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 नहीं, रुक जा। अच्छा रुक जा। ए भाई सुनो, रुको 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 यार तुम। ये ऑनलाइन वालों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ? ऑनलाइन वाले प्लीज बताइए मुझे, यस सर। क्या दिख रहा है बताइए। घंटे वाला। घंटे वाला शाही हलवाई, सुना किसी ने? घंटे वाला शाही हलवाई। दिख रहा है? ये बिजनेस शुरू हुआ था औरंगजेब के जमाने में। कैन यू सी दिस? देख लो, झूठ नहीं बोल रहा मैं। ये बिजनेस अभी 2 साल पहले बंद हुआ है। इसकी लोकेशन भी बता देता हूं मैं, आई टेल यू। सुनो सुनो, चांदनी चौक में जब आप जाते हैं, मेरे एग्जांपल चांदनी चौक से बहुत होते हैं। चांदनी चौक जाते हैं, गुरुद्वारा शीशगंज है एक, देखा होगा। शीशगंज गुरुद्वारे के दरवाजे के पीछे ऐसे खड़े हो जाइए, सामने एक फाउंटेन आता है, नहीं नोटिस करा होगा, फाउंटेन है। फाउंटेन के राइट हैंड साइड पे एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, जिसको सिख कम्युनिटी ने खरीद के सिख म्यूजियम बना दिया है। तो फाउंटेन के लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर की तरफ वो दुकान है जिसका नाम था घंटे वाला शाही हलवाई, औरंगजेब के जमाने में खुली थी। अब खोते हो जाते हैं ना सक्सेसर, बंद कर दिया। हिंदुस्तान का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस, दुकान अभी भी है वहां पर, लेकिन घंटे वाला शाही हलवाई का बोर्ड अब नहीं है। अराउंड 1770 में खुली थी, इतनी पुरानी। ठीक है, तो घंटे वाला, अब आप समझ सकते हैं कि बिजनेस कितना लंबा चल सकता है। और ये मतलब यार, 20 साल में तो एक जनरेशन बदल जाती है। 300 साल पुराना बिजनेस, ऑलमोस्ट 300 साल पुराना बिजनेस, इतना पुराना बिजनेस। तो इनके सक्सेसर ने क्या करा, और वो जगह, वो दुकान बहुत बड़ी है, तो उसको फिर क्या करके, अच्छा उस दुकान के साथ एक हिस्टोरिकल स्टडी और भी जुड़ी हुई है। उस दुकान के ऊपर वाले फ्लोर से लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर बॉम्ब फेंके गए थे। आपने सुना होगा हिस्ट्री में हार्डिंग्स बॉम्ब केस। शहीद बाल मुकुंद, अवध बिहारी मास्टर, इनका, इन तीनों को राम मनोहर लोहिया के सामने जो पीपल का पेड़ है वहां पर फांसी पे लटका दिया गया था। नहीं, लॉर्ड सर्वाइव कर गया था, उसका जो महावत था वो मारा गया था, हाथी को चोट लगी थी। तो दैट वाज वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर। अच्छा, अब ये जो इसी तरह से आप देखेंगे चांदनी चौक में बहुत पुराने पुराने बिजनेस है। कुछ बिजनेस जो हैं जिन्होंने अपने अपने दुकानों में फोटो लगा रखे थे, राय बहादुर दिस दिस दिस, राय बहादुर ये। ठीक है, कौन होते थे पता है राय बहादुर? अंग्रेजों के बढ़िया वाले चमचे। हाँ चमचे, दे वर द रियल ट्रेटर्स। ये वो लोग थे जो फिरंगियों को क्या करते थे, क्रांतिकारियों की रिवोल्यूशन की खबर देते थे, बदले में उनको क्या मिलते थे, सारे के सारे प्रिविलेजेस मिलते थे। ये वो लोग थे। तो ऐसे ही एक बार चांदनी चौक की तरफ मैं गया और मैंने देखा वो बोर्ड पे लगा हुआ, और प्राइस कुछ क्वालिटी वालिटी में कुछ मुझे गड़बड़ लग रही थी। मैंने कहा तुम खराब क्वालिटी, कहता है ऐसे कैसे, राय बहादुर की दुकान है। अबे मैंने कहा मतलब राय बहादुर अंग्रेजों के पिट्ठू थे ये लोग, काय के राय बहादुर हैं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और तुम उतने गद्दारों के तुम वंशज हो, करोगे तुम ऐसी हरकतें, ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने कहा फिर बताते हैं तुझे कैसे बोलते हैं। ठीक है, एनीवे, सो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है, आइए उस पर चलते हैं। ये कहता है कि बिजनेस वंस स्टार्टेड इट विल कंटिन्यू फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड, है ना? घंटे वाले जी का एग्जांपल देख लिया आप लोगों ने। यही है इस प्रिंसिपल की क्रक्स, कि वंस अ बिजनेस स्टार्टेड इट इज अज्यूम्ड इट विल कंटिन्यू फॉर indefinite time period and there is no intention to scale down its activities in near future. कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बिजनेस चलाएगा और बोलेगा कि भाई भगवान ये मेरा बिजनेस 10 साल में बंद हो जाए? सुना है किसी ने? रोज आरती करता होगा हनुमान जी की, चालीसा पढ़ता होगा, हे प्रभु हनुमान ये मेरा बिजनेस 5वें साल में बंद कर देना। करता है कोई ऐसा? हाँ बोलो बोलो। स्कैम को बिजनेस नहीं बोलते ना बेटा, इलीगल चीजों को बिजनेस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हम लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति नहीं करेगा, सुबह शाम पूजा कर, लक्ष्मी की पूजा करता है, हे माँ लक्ष्मी 4थे साल में बिजनेस ठप कर दिया मेरा। नहीं नहीं करते ऐसा। आपने देखा ना, दुकानदार दुकान बिजनेस खोलने से पहले पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं, सफाई वफाई करते हैं, और ये सोचते हैं कि अगले दिन और अच्छा सेल हो, अगले दिन हमारी 1 पुष्ट 2 पुष्ट 3 पुष्ट।
4 पुस्तक बिजनेस चलाएं, 7 पुस्तक चलाएं, एंड इट हैपेंस। ठीक है, एक बच्चे ने मेरे स्कूल में एग्जांपल दिया था फेबर कैसल का। फेबर कैसल स्टेशनरी ब्रांड है, वो भी बहुत पुराना है, 16 या 1500 पुराना है, लेकिन हमने तो हिंदुस्तानी एग्जाम्पल का लिया। कभी फेबर कैसल के पीछे पढ़ना हिस्ट्री आप देखिएगा, फेबर कैसल कौन सा ऑयल, अप्सरा तो बच्चा है यार, बच्चा है अप्सरा। टाटा 1895 ऐसा कुछ करके है, ज्यादा पुराना नहीं है। अरे नहीं, इतना पुराना नहीं है, अरे घंटे वाले से ज्यादा पुराना कोई नहीं था। ठीक है, वाडिया ग्रुप सर। कौन सा, हाँ वाडिया ग्रुप, वीरेंद्र गो फर्स्ट ईयर की कंट्रोवर्सी में पढ़ा होगा इस बच्चे ने। वाडिया ग्रुप भी क्या है, मुगलों के टाइम का है, लेकिन बेटा वो भी ना घंटे वाले से पुराना नहीं था। ओके सर। चलिए, सो गोइंग कंसर्न क्या कहेगा, गोइंग कंसर्न क्या कहेगा कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट टाइम पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू स्केल डाउन इट्स एक्टिविटीज इन फ्यूचर। इतना ही लिखेंगे, गोइंग कंसर्न में इतना ही सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, चलिए, सो विल वाइंड अप टुडे। अगली क्लास में हम नोट्स के साथ पढ़ाई करेंगे और तब हम इसको आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही ये 3 चैप्टर हो जाएंगे, देन यू हैव टू बी रेडी फॉर द टेस्ट, क्योंकि थ्योरी के मैं टेस्ट एक साथ ले लूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।